प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस भू आकृतिक प्रक्रियाओं को पढ़ रहे थे और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में हमने अंतर्जनिक बल या अंतर्जनिक प्रक्रियाएं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं या एक्सोजेनिक फोर्सेस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपक्षय पर चर्चा करेंगे कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्यों महत्वपूर्ण है और अपक्षय से होने वाली दो प्रकार के अपक्षय के प्रकार महत्वपूर्ण। एक होता है रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया, एक होती है भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि अपक्षय क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। साथ ही साथ अपक्षय का एक प्रकार और जैविक कार्यों के द्वारा जो अपक्षय होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अपक्षय का विशेष प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, अपक्षय का महत्व क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट को, लेकिन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपक्षय वेदरिंग। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, एक एक कंटेंट को समझिएगा ताकि ये क्लियर हो सके कि अपक्षय क्या होता है, ठीक है, अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है, अपक्षय को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं और रासायनिक अपक्षय या कह लीजिए भौतिक अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे साझा कर सकूं। चलिए दोस्तों, पहले हम जर्नल पढ़ लेते हैं कि अपक्षय होता क्या है या अपक्षय कहते हैं किसे हैं। तो हम जर्नल फॉर्म में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के अपक्षय के अंतर्गत जो वायुमंडलीय तत्व होते हैं धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है, ठीक है। तो अपक्षय के अंतर्गत क्या होते हैं, जो वायुमंडलीय तत्व होते हैं, जितने भी वायुमंडलीय तत्व हों, चाहे वो रासायनिक आधार पर हों, ठीक है, चाहे वह भौतिक आधार पे हों, तो ये सब कहीं ना कहीं पदार्थ जो होते हैं ये धरातल के पदार्थों पर क्रिया करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपक्षय। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। तो अपक्षय के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि सामूहिक रूप से या एकल रूप से धरातल के जो पदार्थ होते हैं उनको प्रभावित करती है। अब देखिए, कोष्टक में एक हमें परिभाषा के रूप में दिया हुआ है, हम उसकी चर्चा करते हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन या अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में आपको समझा दिया गया है कि अपक्षय क्या है। तो अपक्षय को हम क्या कह सकते हैं, मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु, मौसम हम जानते हैं कि मौसम हर 3-4 घंटे में परिवर्तित होता है। मौसम की जो दशाएं होती हैं हर वो 3-4 घंटे में परिवर्तित होती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मौसम जो है वो प्रक्रिया जो है वो कैसी प्रक्रिया है, वो ऐसी प्रक्रिया है कि वो स्थैतिक नहीं है, ठीक है, स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, वो बदलती रहती है। जलवायु भी ठीक उसी प्रकार से होती है, किसी भी प्रदेश की जलवायु होती है वो भी स्थैतिक नहीं होती, वो भी बदलती रहती है। लेकिन हाँ, जहाँ अपक्षय होता है वह अपक्षय की प्रक्रिया कैसी होती है, स्थैतिक होती है। जो अपक्षय होता है वो कैसा होता है, स्थैतिक होता है, एक ही स्थान पर होता है। एक ही स्थान की चट्टानों में टूटना फूटना, यानी हम कह सकते हैं विखंडन, डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं, ठीक है, वियोजन, डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो चट्टानों का वहीं टूटना और फूटना, इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। लेकिन अपक्षय में भी अब दो तरह के एक्टिविटी होती है, या हम 3 तरह की एक्टिविटी को पढ़ेंगे।
अलग अलग प्रकार से, जैसे एक होती है रासायनिक एक्टिविटी, है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग हम कहते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षय, और एक होता है जैविक अपक्षय जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो देखिए इस परिभाषा में क्या कहा गया है, अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन, यानी कि शैलों का यांत्रिक विखंडन होता है, शैलों का यांत्रिक विखंडन होता है, टूटना फूटना, और रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होता है, वियोजन होता है, डीकम्पोजिशन होता है। क्लियर हो गया आपको? इसको हम अपघटन भी कहते हैं यानी डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो मैकेनिकली क्या है, उसका विखंडन होना, टूटना, यांत्रिक विखंडन होना या भौतिक अपक्षय होना, हम ये कह सकते हैं। रासायनिक वियोजन या अपघटन की क्रिया यानी डीकम्पोजिशन की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यदि हम इसकी एक परिभाषा बनाएं तो हम ये परिभाषा बना सकते हैं कि अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। पहली बात तो ये, अपक्षय क्या है, एक स्थैतिक प्रक्रिया है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शैलें अपने ही स्थान पर विघटन होता है शैलों का, यानी डिसइंटीग्रेशन होता है, एवं वियोजन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, द्वारा क्या करती है, टूटती और फूटती रहती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यानी कि संचलन नहीं होता। अभी हमने बात की, हमने डेफिनेशन में बताया है कि इनका संचलन नहीं होता, ये स्थैतिक प्रक्रिया है, एक स्थान विशेष की प्रक्रिया है। ठीक है, स्थान विशेष से मतलब चट्टानें वहीं पर रहती हैं, उनका संचलन नहीं होता, चट्टान उसी स्थान पर मौजूद रहकर वो एक्टिविटी करती है। ये एक स्वस्थाने यानी इन सिचुटू, यानी कि एक ही स्थान पर रहकर सिचुएटेड रहती है ना, एक स्थान से बदलती नहीं है, या तदस्थन ऑन साइट प्रक्रिया है। तो अपने स्थान पर रह के ये एक्टिविटी करती है, ये दूसरे स्थान की एक्टिविटी नहीं होती। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का प्राय है? यदि नहीं तो क्यों? इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि अपक्षय क्या होता है, इसकी हमने चर्चा की। अपक्षय में एक यांत्रिक विखंडन हो रहा है, दूसरा रासायनिक वियोजन हो रहा है। क्लियर हो गया? इसको हमने क्या नाम दे दिया, अपक्षय। अपक्षय क्रिया कैसी है, स्थैतिक है, यानी कि उसी स्थान पर होती है, इन सिचुएटेड होती है, जहाँ पर वो चट्टानें हैं वहीं पर अपक्षय की क्रिया तथा उनका परिणाम हमें प्राप्त होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपक्षय प्रक्रिया जटिल, अपक्षय प्रक्रिया जो है वो कैसी है, जटिल भूमि की, यानी कि जो हमारी भूमि है उस भूमि की जटिलता के आधार पर हम अपक्षय की प्रक्रिया देखते हैं। जलवायु कारक है, ठीक है, जलवायु कारक जिससे रासायनिक है, भौतिक अपक्षय है। तो ये कैसे हैं, जलवायु कारक के आधार पर निर्धारित है, स्थलाकृतिक एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा। ठीक है, अब देखिए स्थलाकृतिक कौन से हो गए, जो स्थल पर हमें देखने को मिलते हैं वे कारक, वनस्पतिक कारक यानी वनस्पति के द्वारा जो कारक निश्चित होते हैं के द्वारा प्रानुकूलित होती है, यानी कि कंडीशनड क्या बनती है, कंडीशनिंग क्या होती है या कंडीशन क्या बनती है कि स्थलाकृति जो हमें देखने को मिलती है, वनस्पति देखने को मिलती है, भूमि की जो जटिलता है वह, और जलवायु कारक, इनके माध्यम से अपक्षय क्रिया होती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। यानी कहने क्या चाह रहे हैं, ये कहना ही चाहता है कि जलवायु एक ऐसा कारक है जो जलवायु हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की, हम पढ़कर आते हैं कि जलवायु जो होती है वो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती है, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो या शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र की जलवायु अलग अलग देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर अपक्षय की क्रिया भी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि हम बात करते हैं विषुवत रेखा के क्षेत्र में, वहाँ यदि कोई चट्टान है और यदि वहाँ कोई अपक्षय होना है, इसका मतलब वहाँ तापमान भी अधिक होगा, वहाँ वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी, तो वहाँ जो कॉम्पोजिशन है
वहाँ जो विघटन की क्रिया हो रही है वो कुछ अलग होगी, राइट। अब यदि हम बात करें मरुस्थलों की, तो मरुस्थल में तापमान अधिक है और तेज़ हवाएं चलती है, तो वहाँ जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा। वर्षा नहीं है वहाँ पर, तो प्रोसीजर चेंज हो गया। अब बात करें शीत क्षेत्रों की, तो शीत क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, वर्षा भी कम होती है और बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो ऐसे स्थान पर यहाँ जो अपक्षय की क्रिया होगी वो कुछ अलग देखने को मिलेगी। तो हर जगह अलग अलग स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हर जगह अलग अलग कंडीशंस देखने को मिल रही है जिसके माध्यम से अपक्षय की क्रिया होती है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ ये बात कही गई है अपक्षय मेंटल की गहराई भी, यानी अपक्षय की जो मेंटल की गहराई यानी कहाँ तक कितने गहराई तक वह अपक्षय हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है, तो एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग कैरेक्टर्स की जलवायु हो तो अलग अलग प्रकार से अपक्षय भी होगा, अपर्दन भी उसी प्रकार से होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये लिखना है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, पहले वो लिख लेनी है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जिस पे अधिक जोर जा रहा है वो आपको लिखना है। अपक्षय प्रक्रियाएं जो होती है वो 3 प्रमुख प्रकार की होती है। नंबर 1 रासायनिक प्रक्रिया, नंबर 2 भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया, इसको हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कह सकते हैं, रासायनिक को केमिकल वेदरिंग, और जैविक यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कथित पे ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। यानी इनमें से कोई एक प्रक्रिया ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी उसका यूँ कह लीजिए 100% इन्वॉल्वेशन होता है, 100% वो अपना प्रोसेस करती है और उसका रिजल्ट देती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की एक्टिविटी हमने पढ़ ली, 3 प्रकार के प्रकार हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमने पढ़ लिया। नंबर 1 रासायनिक, नंबर 2 भौतिक या यांत्रिक, और नंबर 3 जैविक। तो हम इन तीनों की 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक अपक्षय क्या होता है और जैविक अपक्षय क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सामने लिखा हुआ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है वो हमें समझना है, ठीक है। चलिए नंबर 1 अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह, जैसे कि विलयन, यानी विलयन मतलब क्या होता है, घोलना, ठीक है। विलयन मतलब घोलना, ध्यान रखिएगा। कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेटीकरण में देखो क्या एक्टिविटी होगी कार्बोनेटीकरण में, यहाँ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, गैस जो होगी वो जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। क्लियर हो गया, ये कार्बोनेटीकरण हो जाएगा। फिर हो जाएगा जल योजन। जल योजन में क्या, जो खनिज शैलें होगी, ठीक है, उनमें क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, जो शैलें होंगी वो जल से जल्दी घुल जाएगी और पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, तो जल योजन हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हुआ, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो होगी ना वो जल में घुलकर शैल खनिजों को ऑक्साइड में बदल देगी। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुलकर शैल खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है, जिससे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव आप लोहे की खनिजों पर देख सकते हैं। जितने भी लोहा अंश वाले खनिज हैं वहाँ पर ऑक्सीकरण की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखें जो लोहा होता है उसको हम यदि खुले में छोड़ते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो जंग क्यों लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है वो किससे संपर्क में आती है, जल के संपर्क में। अब आप सोचेंगे सर जल तो है नहीं, तो वायुमंडल में मॉइस्चर तो है, नमी तो है, तो वो क्रिया करती है और उस क्रिया से वो खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है। ठीक उसी प्रकार से कार्बोनेशन है। अब आप सब बोलेंगे कार्बोनेशन में कैसे होगा, तो कार्बोनेशन में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जल से संपर्क करती है और कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो आप ही देखें जो चूना युक्त शैलें होती हैं ना, जो चूने देखा होगा आपने, पुराने समय में लोग जो होते हैं वो चूने के लेप लगाते हैं घरों के निकट, है ना। या आपने देखा होगा कि अभी तो हम वाइट वॉश जो करते हैं वो कलर पेंट आते हैं आजकल, लेकिन आज से करीबन 15-20 साल पहले पीछे जाए तो चूने के भट्टे होते थे, वहाँ पर जल डालते थे और वो क्या करते थे, एक्टिविटी क्या होती थी वहाँ पर, वहाँ ये एक्टिविटी होती थी कि जो चूना युक्त शैलें होती है ना वो क्या करती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
साथ ही साथ जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती थी और जो चूना युक्त शैलें जो होती थी ना वो घुल जाती थी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तथा न्यूनीकरण शैलें बिल्कुल न्यून टुकड़ों के रूप में, ठीक है, इस तरह शैलों का अपघटन होता है, विलयन होता है, न्यूनीकरण का कार्य करते रहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ना है। हमें विलयन को ध्यान में रखना है, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है ये हमें देखना है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी रासायनिक क्रिया जब होती है तो रासायनिक क्रिया के द्वारा ये सूक्ष्म अवस्था में, यानी जो बहुत बड़ी कठोर कठोर चट्टानें होती हैं वो कार्बोनेटीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के कारण, जलयोजन के कारण, सॉल्यूशन घोलन के कारण ये क्या करती है, घुलना शुरू हो जाती है और जिसके माध्यम से जो विशाल चट्टानें होती हैं वो रासायनिक क्रिया के माध्यम से सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, ठीक है, ऑक्सीजन और धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो वायुमंडल में होती हैं, धरातलीय जल, ठीक है, मृदा जल व अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का क्या होता है, न्यूनीकरण होता रहता है, चट्टानें टूटती रहती हैं। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। यानी जो ऑक्सीजन होता है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो और अत्यधिक तीव्र गति से होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन जल से मिलता है, ऑक्सीजन जो है वो जल से मिलता है तो किसका निर्माण करेगा, तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार कार्बोनेशन की एक्टिविटी होती है, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल से मिलती है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड में बदल देना, ऑक्सीकरण की क्रिया होना, ये कार्बनिक अम्ल में बदलना, तो ये क्रिया कौन सी है, रासायनिक क्रिया ही तो है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। और जब रासायनिक प्रतिक्रियाएं अधिक होती हैं, तीव्र गति से होती हैं, तो फिर इनका फिर धीरे धीरे न्यूनीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं के अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमें देखने को मिलती है, उसके अलावा पौधों और पशुओं का जब अपघटन होता है, ठीक है, पौधों और पशुओं का जब अपघटन की क्रिया होती है, ठीक है, ये धीरे धीरे मरते हैं और मृदा में मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनके शरीर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और जब ये भूमिगत हो जाते हैं तो ये भूमिगत होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को और बढ़ा देते हैं। तो विभिन्न खनिजों एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती है। तो एक प्रकार से किस प्रकार से होती है, अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही देखने को मिलती है। आगे दोस्तों समझ में, तो ये हमने पूरा जो पैराग्राफ पढ़ा है ये पढ़ा है रासायनिक अपक्षय क्या होता है, कैसे होता है और इसमें कौन कौन से कारक या कौन कौन से रासायनिक एक्टिविटीज़ में शामिल होती है। अब हम वन बाय वन एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, यानी कि घोल या विलयन क्या होता है, किस तरह से वो एक्टिविटी करता है। फिर पढ़ेंगे कार्बोनेशन, फिर पढ़ेंगे हाइड्रेशन यानी जल योजन क्या होता है, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम 4 या 5 जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक एक्टिविटी होती है और चट्टानों का अपक्षय होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए दोस्तों, नंबर 1 हम पढ़ते हैं घोल, विलयन, इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूशन। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन बस बात यह है कि समझ में आपको आना चाहिए। समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेरीज़ को, आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। लेकिन ज़रूरी है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप नहीं पूछेंगे तो फिर वो आपके साथ बना रहेगा, आपकी प्रॉब्लम फिर आपके साथ ही बनी रहेगी, वो सॉल्व नहीं होगी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं फर्स्ट घोल
या विलियन या इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सॉल्यूशन। देखिए, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। क्लियर हो गया? जब कोई वस्तु, सिंपल सी बात है, जैसे हम ले लेते हैं एक चीनी का टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, या गुड़ ले लेते हैं, ठीक है, वो जल या अम्ल या तो जल में घुलेगा या कोई अम्ल, कोई एसिडिक होगा, उसमें घुल जाता है। नॉर्मली बात है, आप देखते हैं जब आप चाय बनाते हैं या शिकंजिया बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल पानी में शक्कर को डाल देते हैं और धीरे धीरे चम्मच को उसको सॉल्यूशन कर देते हैं, मिलाते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो चीनी होती है वो समाप्त हो जाती है, मतलब वो जल से घुल जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात बताया है। तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। क्लियर हो गया अब आपको? इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, अब देखिए ठोस पदार्थ क्या होगा, हो गया चीनी, और जल या अम्ल उसमें आपने क्या कर दिया, घोल दिया। क्लियर हो गया? तो जल या अम्ल का घोल कहते हैं। ये आपके बात समझ में आ गई। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ जो होते हैं, है ना, ठोस पदार्थ जो भी होंगे, ठोस पदार्थों का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। तो खनिज किस प्रकार का है, खनिज किस प्रकार का है, किस प्रकार से वो बना हुआ है, उस पर निर्भर करेगा। तो या वो जल में या अम्ल में किस प्रकार से वो सॉल्यूशन करता है अपने आप को, किस प्रकार से वो सॉल्यूशन बनाता है, वो उसके पदार्थ पर या उसकी विलेयता पर निर्भर करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है। आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, यदि आप उसे कुछ समय तक पानी में रखेंगे, धीरे धीरे वे घुलना शुरू हो जाता है। जैसे सपोज़ हम ये माने कि आप ये देखते हैं कि आपको मान लीजिए आलू बॉईल करने हैं, है ना, आपको आलू बॉईल करने हैं। यानी एक समय ऐसा था जब आलू बहुत कठोर थे, और एक समय ऐसा आया जब आपने उसको पानी के साथ में आलू को डाला और उसको बॉईल करना प्रारंभ किया। तो एक समय ऐसा आता है फिर आलू, मतलब हाथ से, जो पहले हाथ से नहीं दब रहा था, अब वो हाथ से दबना शुरू हो जाता है और बिखर जाता है। क्लियर होगी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि जब जल से संपर्क होता है तो जो ठोस पदार्थ होता है वो ठोस पदार्थ भी धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं। यानी कि विघटित मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बढ़ जाना या अलग अलग हो जाना। क्लियर हो गया? एवं जल में निलंबन, सस्पेंशन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। यानी सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, जो जल जो होता है उनके पोरस भाग में या उनके अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करके क्या होता है, मिश्रण को बना लेता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, घुलनशील शैल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं शैलों के मिश्रण की, या हम बात कर रहे हैं शैलों पे होने वाले अपक्षय की। लेकिन मैं आपको उदाहरण जो दे रहा हूँ, बेसिक उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आपको बेसिक उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो इसको आप लिंक कर लोगे, क्योंकि अंडरस्टूड है। हम क्या पढ़ रहे हैं, चट्टान पर होने वाला अपक्षय। ठीक है, जो शैलें होती, रॉक्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है अच्छे से, खनिज और शैलें हमने पढ़े हैं, तो हम उनकी चर्चा कर रहे हैं और उन पर होने वाले अपक्षय की बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो चट्टानें हैं, वहाँ तो शैलें हैं, लेकिन हम जो उदाहरण दे रहे हैं उस उदाहरण से आप लिंक बनाओगे। लिंक बना लिया, समझ में आ गया, तो ये आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ ये चैप्टर बहुत हार्ड होता है, समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः ये खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, यदि इन पदार्थों में नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं, खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े, यानी कि वर्षा यदि जलवायु वाली है, यदि वहाँ वर्षा अधिक होती है या वर्षा का वहाँ जलवायु का पैटर्न रहता है, तो कुछ भी वो अवशेष छोड़े बिना क्या सुगमता से क्या हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं। यानी उनमें जो जल होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे निक्षालित हो जाते हैं। यानी कि उनमें उनके टुकड़े, वियोजन या विलयन जैसा जो प्रोसेस होता है वो बनना शुरू हो जाता है।
और सूक्ष्म प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म प्रदेश होते हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वर्षा के कारण वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या बात कहना चाह रहा है कि चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज जो होते हैं, ये कार्बनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होते हैं तथा जल में घोल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये क्या करता है, जो कार्बनिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड जो होता है वो जल में घुल जाता है, और जल में घुलने से क्या करता है, ये एक रूप से सभी पदार्थों को जल में घोल लेता है, साथ ही साथ एक घोल के रूप में प्रवाहित भी होने लगता है। जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शैल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है। देखिए अभी हम पढ़ते हैं, जब हम नमक की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड की बात आती है, क्योंकि नमक का जो वास्तविकता संबंध है वो किस खनिज से है या किस रासायनिक तत्व से है, तो सोडियम क्लोराइड से। और सोडियम क्लोराइड जो शैल निर्माण का एक खनिज है, यदि इसको हम जल में घोलेंगे तो ये भी घुल जाएगी। इसलिए अब देखें कि जो नमक होता है वो नमक भी जल में जल्दी से घुल जाता है। ठीक है, चीनी भी जल्दी घुल जाती है, हालांकि चीनी ठोस होती है, नमक इतना ठोस नहीं होता। उसको यदि हम हाथ से प्रेस करें तो वो चूर्ण के रूप में या चूरा हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि विलयन क्या हुआ, घोल क्या हुआ या सॉल्यूशन क्या हुआ, ये समझ में आ गया होगा। ऊपर की जो 5-7 लाइन यदि आपको समझ में आ गई तो नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो केवल आपको समझने पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसमें कुछ उदाहरण पेश किए हैं और उदाहरण आपको समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको मैटर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कार्बोनेशन की कि सब कार्बोनेशन क्या होता है। तो देखिए, कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। कार्बोनेट जो भी पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बोनेट की मात्रा और बाइकार्बोनेट की मात्रा जिन खनिजों से प्रतिक्रिया होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। ये फेलेस्पार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। यानी जिन खनिजों में फेलेस्पार की मात्रा देखने को मिलती है या कार्बोनेट की मात्रा देखने को मिलती है, उन खनिजों से ये क्या करता है, उसको अलग कर देता है। जल द्वारा वायुमंडल में मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। देखिए वायुमंडल में क्या होती है, CO2। वायुमंडल में क्या मौजूद है, CO2। तो जल द्वारा, जल में CO2 की मात्रा, O2 की मात्रा, जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ली जाती है। तो हमें कौन सी गैस, CO2 का ध्यान रखना है जो कि अवशोषित कर ली जाती है। इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या, कार्बनिक अम्ल, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि एक हमारे पास जल है H2O प्लस CO2O। यदि यहाँ पर हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने से हमें किसका निर्माण हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा कार्बनिक अम्ल का निर्माण। किसका निर्माण मिलेगा, कार्बनिक अम्ल। देखिए H2O तो क्या हो गया, जल हो गया, और CO2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु और 1 कार्बन। तो जब हम इससे क्रिया करते हैं तो यह हमें कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देता है। और कार्बनिक अम्ल का निर्माण जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है, लेकिन फिर भी जो भी चट्टानें होती हैं, चट्टानों पर यदि कार्बनिक अम्ल की एक्टिविटी होती है, यानी कि जब विशेषकर चूना पत्थर पर, विशेषकर चूना युक्त शैलें होती है, उन पर कार्बनिक अम्ल की एक्टिविटी होती है तो वो उसको घोल देती है। ठीक है, घोलने में सक्षम होती है, घोल देती है, चाहे वह वो कम एसिडिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनको घोलना प्रारंभ कर देती है।
कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं। देखिए अभी हमने चर्चा की कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो क्या करता है, कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं, सॉल्यूशन उनका बन जाता है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप जो भूमिगत गुफाएं होती है उनका निर्माण होता है। जो चूना युक्त जो गुफाएं होती हैं जिनमें चूने का अवशेष मिले होते हैं, यदि वहाँ जल की क्रिया है, ठीक है, क्योंकि चूने का जो तात्पर्य है वो CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो जल वायुमंडल में घुली हुई होती है, उसके संपर्क में जैसे जल आता है वैसे ही वो क्या करता है, उसको धीरे 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 घोलना शुरू करता है और वहाँ धीरे धीरे भूमिगत गुफाएं बनाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरी एक्टिविटी भी पढ़ ली, यानी दूसरी एक्टिविटी थी कार्बोनेशन। ये भी हमारे समझ में आ गया कि कार्बोनेशन की एक्टिविटी क्या है, कि जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस जो होती है वो जल में मिलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और ये विशेषकर चूना युक्त प्रदेशों में अधिक देखने को मिलती है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ते हैं जल योजन, यानी कि हाइड्रेशन क्या होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रेशन किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हाइड्रेशन क्या है हम इस पर चर्चा करते हैं। जल योजन जल का रासायनिक योग है। जो जल योजन होता है, हाइड्रेशन जो होता है, वो जल का क्या है, एक प्रकार से रासायनिक योग है। यानी शेल खनिजों में जल के अवशोषण को, जो शेल खनिज होते हैं ना, वो जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज स्वयं जल के धारण करके विस्तारित, एक्सपेंडेड, यानी कि बहुत विशाल या यूँ कह लीजिए अपने आप को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, खनिज क्या करते हैं, स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं, यानी कि एक्सपेंडेड यानी बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज। ठीक है, या कुछ आपने ऐसी सब्जियों को देखा होगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी आपने देखी होगी, एक आपने देखा होगा रंग बिरंगी गोली टाइप में आती है, बच्चों के खेलने की सजावट करने के काम आती है, उसमें आप पानी डालते हैं, जिसे आप पानी डालते हो धीरे धीरे फूलने लग जाती है ना। आपने देखा हो, सजावट के काम आती है वो वस्तु, तो भी आप समझ में आ रहा होगा। या फिर आपने देखा होगा एक बांस का पेड़ होता है जो आर्टिफिशियल टाइप में होता है, आप उसको फ्लावर पॉट में लगा के पानी डाल के रखते हो, धीरे धीरे वो फैलता जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप चाय पीते हैं तो आप कुछ स्नैक्स लेते हैं, जैसे सपोज़ आप टोस्ट खाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें उसको डाल के रखते हैं, तो जो चाय यानी जो लिक्विड पदार्थ है, वो लिक्विड मैटर जो है वो उस टोस्ट में जाता रहता है और धीरे धीरे एक समय आता है ऐसा जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो भारी हो जाता है ना, या पिघलने लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो जो ठोस था उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ पानी के अंदर चले गए, पानी के जो पदार्थ थे वो उसमें चले गए और उसमें जाने से क्या कर दिया, उसने उन छिद्रों को क्या कर दिया और पानी से फुला दिया। और पानी से जब वो छिद्र फूल जाएंगे तो वो पदार्थ क्या हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, और ढीले पड़ जाएंगे तो जब आप उसको खाते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल आप आराम से खाएंगे, आपको ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल एक छोटा सा सिप लेना है और वो आपके मुंह में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, कुछ बेसिक उदाहरणों से हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यदि उदाहरण बड़े बड़े भी हैं, उदाहरण और भी बड़े हैं, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, आप वहाँ तक उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। इसलिए बेसिक उदाहरण से समझें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और यदि आप प्रैक्टिकली वो चीज़ करके देखें तो आप और अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट, जैसे आप पानी चाय पीते हैं, चाय में आप टोस्ट को डिप करके रखते हैं, तो आप एक समय तक डिप करते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, या आपने कोई बिस्किट उसमें डुबो रखी है, तो क्या आप उसको आधे घंटे तक डुबो के रख पाएंगे? नहीं, रखते हैं तो पूरा घुल जाएगी, पता ही चलेगा कि वो बिस्किट कहाँ गई। लेकिन आपको एक बार डिप करनी है, मुश्किल से सेकंड्स में रखनी है और फिर निकाल के देखेंगे सॉफ्ट रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया जल योजन। क्योंकि जल योजन का मतलब ही क्या होता है कि खनिजों में जल के अवशोषण को, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें जल के अवशोषण को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो यहाँ सिंपल सी बात क्या ले लिया हमने, टोस की का एग्जाम्पल ले लिया, वहाँ खनिज का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ टोस का एग्जाम्पल ले लिया। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। एवं ये विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा शेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। क्लियर, सिंपल सी बात है।
कि आयतन तो बढ़ेगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे उसका आयतन बढ़ जाएगा। ऐसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जो सजावट की जो रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियाँ आती है उसमें आप पानी भर के रखेंगे और धीरे धीरे फूलना शुरू कर देती है और बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है ना उनमें, तो उनका आयतन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? उनका आयतन। तो शैलें भी क्या होता है, शैलों के पदार्थ जो होते हैं उनमें उनका आयतन यानी उनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। शैल में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, तो ये इनका कारण बनता है। यदि जल उसमें जाता जाएगा और जल उसको संयोजन कर रहा है या जल उसमें अवशोषित कर रहा है तो धीरे धीरे ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। तो हम क्या देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है ना। जिप्सम एक खनिज पदार्थ है, जिप्सम में परिवर्तित होता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है ना दोस्तों, ये स्थायी होता है, ठोस होता है, लेकिन जब इसमें जल से संपर्क होता है तो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और जो कि क्या हो जाता है, अस्थायी होता है। स्थायी नहीं होगा, अस्थायी हो जाता है। जिप्सम क्या होती है, अस्थायी हो जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हम बात करते हैं, ये जो प्रतिक्रिया होती है ना, ये प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है, यानी बहुत समय तक ये चलती है और रिवर्सिबल फॉर्म में होती रहती है, यानी होना फिर वापस उस पोजीशन में आ जाना। यानी उत्क्रमण मतलब क्या होता है, ये क्रम से चलती रहती है, इनमें पैटर्न आते रहते हैं, है ना। ठोस फिर नरम, फिर ठोस फिर नरम, ये अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसके सतत पुनरावृत्ति से शैलों की श्रांतियाँ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। यानी टूटना जो होता है, विघटन हो जाना, टूट जाना, वो होता रहता है। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते हैं। जो क्ले होती है, मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ जो होते हैं, ये सूक्ष्म और आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते हैं और संकुचित होते हैं। अब समझ में आया आपको, फूलना और संकुचित होना। इसलिए देखिए, आपने कभी रेल की पटरियों के मध्य गैप देखा होगा, जहाँ जोड़ होता है ना रेल की पटरियों में, वहाँ हल्का सा गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? आप साइंस के स्टूडेंट, यदि आपने 10th क्लास में साइंस पढ़ी तो आप जानते होंगे, उदाहरण कहीं ना कहीं वो आया होगा। तो देखिए, वहाँ गैप इसलिए देते हैं क्योंकि जो लोहा होता है ना, यानी पटरी लोहे की बनी हुई होती है, तो जो लोहा होता है वो गर्मी पाकर फैलता है। ठीक है, गर्मी पाकर फैलेगा तो मतलब उसको जगह चाहिए फैलने के लिए, और जैसे ही तापमान कम होता है तो वो अपनी अवस्था में आता है। तो लोहे की प्रकृति क्या होती है कि गर्म होकर फैलने की, और वापस जब तापमान कम हो जाएगा तो वापस अपनी अवस्था में आता है। तो ये चीज़ें इसलिए, वो गैप इसलिए दिया जाता है ताकि यदि कभी ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, लोहा गर्म होकर फैलने की स्थिति हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना आए, इसलिए वहाँ गैप दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप खनिजों पर अप्लाई करें। खनिज जो होते हैं ना, वो शुष्क और आर्द्र, शुष्क का मतलब जहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है, और आर्द्र का मतलब जहाँ पर पानी की बहुतायत रहती है, पानी बहुत अधिक रहता है, नमी बनी रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शुष्क में तापमान होगा, तापमान होगा तो उस चीज़ को फुलाने की एक्टिविटी करेगा, यानी इसको हीट देगा, है ना, उसको गर्म करेगा। तो वो गर्म करेंगे तो क्या होगा, फूलेगा। इसलिए आप देखें, गैस का गुब्बारा जो होता है, बलून जो होता है, एयर बलून जो होता है ना, उसमें नीचे से हीट प्रोवाइड कराई जाती है, और जैसे ही हीट प्रोवाइड होती है ना, तो वो उसमें गैस बनती है, और गैस बनती है वो गुब्बारा ऊपर चलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है अब आपको? तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य जैसे ही हीट देता है, चट्टानों पर हीट देता है, तो हीट देने से वो धीरे 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 गर्म होने लगती है, और जब गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, फैलना शुरू हो जाती है। आ गया समझ में? अब आर्द्र की कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पर नमी बनी रहती है वहाँ तापमान कम होगा, नॉर्मली बात है, वहाँ तापमान कम है, और जब तापमान कम होगा तो चट्टानें क्या होती है, संकुचित हो जाएगी, यानी चट्टानों का फैलना और चट्टानों को वापस से सिकुड़ जाना। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ये समझ में आपको अच्छे से आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, तथा इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति अप्रिशियाई पदार्थों पर ओवरलेइंग दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर शैल विभंग फ्रैक्चर, शैलों में क्या आते हैं, फ्रैक्चर आ जाते हैं।
में सहायक होता है। जल योजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन, अपशल्कन, एक्सफोलिएशन एवं कणीय विघटन तथा भौतिक अपक्षय में सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जल योजन क्या एक्टिविटी होती है। जल में जब कोई पदार्थ घुलना शुरू होता है, धीरे धीरे घुलता जाता है, तो एक ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि धीरे धीरे पदार्थ घुलता है और उससे पदार्थ फूलना शुरू हो जाता है। यदि वहाँ पर एक्टिविटी, तापमान की एक्टिविटी यदि वहाँ अधिक हो रही तो इस प्रकार की एक्टिविटी आप समझ में आ रही होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जल की, जल से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो जल का प्रोसीजर ये हो रहा है। वहाँ जो मैंने आपको पटरी का उदाहरण दिया था वो तापमान के संदर्भ में दिया था। तो तापमान के संदर्भ में जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो भौतिक अपक्षय में जा रहा है। किस में जा रहा है? भौतिक अपक्षय में। लेकिन मैं जब जल का उदाहरण दे रहा हूँ तो उसका संबंध किससे हो गया? रासायनिक अभिक्रिया से हो गया या रासायनिक अपक्षय से हो गया। क्लियर? चीज़ वही है, लेकिन एक जगह भौतिक अपक्षय हो रहा है और एक जगह रासायनिक अपक्षय हो रहा है। यहाँ रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है, ठीक है, सोल्यूशन हो रहा है और हाइड्रेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? अब मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जब हम भौतिक अपक्षय पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सेम यही चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर भी ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जो भी प्रोसीजर होगा वो सब प्रोसीजर कैसे होगा? भौतिक होगा, मतलब फिजिकल है। तापमान हो सकता है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, दबाव है, तो ये सब चीज़ें, वर्षा की क्रिया हो सकती है, तो ये क्रिया कैसी है? भौतिक। और जल जब रासायनिक एक्टिविटी से अभिक्रिया कर रहा है तो वो कैसे हो जाएगी? रासायनिक एक्टिविटी या रासायनिक वेदरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। न्यूनीकरण। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। तो जो खनिज होता है वो खनिज क्या करता है? ऑक्सीजन से संयोग बनाता है, ठीक है। जल में घुलकर जो ऑक्सीजन होती है वो धीरे धीरे ऑक्साइड में चेंजेस होना प्रारंभ कर देती है। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो वायुमंडल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो धीरे धीरे, या जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल से संपर्क करती है। इस प्रक्रिया में लोहे, मैग्नीज, गंधक यानी सल्फर इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से शेलों का टूटना जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, देखें क्या बताना चाह रहा है ये कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा। सिंपल सी बात है, जब हम ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किसका योग होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन की योग के कारण पैदा हुए व्यवधान, जो भी उसमें व्यवधान पैदा हुआ है जल के साथ संपर्क करने पर, तो शेलों का टूटना जारी रहता है। तो शेलें टूटती है क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीकरण होने से शेलें टूटेगी। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोहा धारक, बायोटाइट, ओलिवाइन या पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। यानी कि ऑक्सीकरण किन किन को प्रभावित कर सकता है? तो ऑक्सीजन देखिए, बायोटाइट, ओलिविन और पैरोक्सिन जैसे खनिज जो होते हैं उनको अधिक प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का रंग लाल हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने उदाहरण भी दिया था आपको कि लोहा जो है यदि खुले वातावरण में है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुली ऑक्सीजन से संपर्क करता है और धीरे धीरे इसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का जो रंग होता है लाल हो जाता है, भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है तो वह दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। वहाँ फिर दूसरी प्रारंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए वापस बता देता हूँ मैं आपको। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीकरण का अभाव है, वहाँ ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, वहाँ ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन फिर वहाँ दूसरी रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूनीकरण कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे, यानी कि भूमि के अंदर जो जल स्तर होता है उसके नीचे, ठीक है, रुद्ध जल जो रुका हुआ जल होता है के क्षेत्र में या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जल भरा हुआ होता है। न्यूनीकृत होने पर लोहे का रंग लाल रंग का हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है।
अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंत्य संबंधित है, जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण के साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रियाओं को त्वरित बनाते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक हमने रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं पढ़ ली हैं। रासायनिक अपक्षय किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें एक्टिविटी होती है, उसको हमने जान लिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये आपको समझ में आना चाहिए। पूरा पढ़ाने से मैटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन समझना ज़रूरी है। केवल मैटर पढ़ा देना और उसको ख़त्म कर देना हम प्राथमिकता नहीं होती, उसको समझ में आना ज़रूरी होता है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। आगे फिर हम पढ़ेंगे फिज़िकल वेदरिंग क्या होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।